मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले हम फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग काफी लेक्चर्स में ये चीज देखते आए हैं कि फैटी एसिड स्टारवेशन कंडीशन में हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जब बॉडी में ग्लूकोज के रिजर्व्स नहीं होते, तो तब फैटी एसिड जो एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होते हैं वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये पढ़ा है ना हमने। इसके अलावा जब हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, तो आप लोगों को याद होगा कि वहां पे मैंने आप लोगों से ये कहा था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस एक्चुअली लिवर में हो रहा है बिकॉज इसने बनाना है ब्रेन के लिए ग्लूकोज इन दी कंडीशंस ऑफ स्टारवेशन, जब आपकी बॉडी में देयर इज नो ग्लूकोज। ठीक है, इस ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में भी हमने फैट्स की एक इन्वॉल्वमेंट पढ़ी थी, और वो क्या इन्वॉल्वमेंट थी कि आपके पास इस प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए या फिर नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स पायरोवेट या फिर लैक्टेट से ग्लूकोज बनाने के लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? एडिपोज टिश्यू से निकलने वाले फैटी एसिड, जो कि इस प्रोसेस के लिए क्या चीज प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। और दूसरी तरफ आपके पास इस प्रोसेस में जो मसल्स हैं, ठीक है, सपोज ये आपका मसल मैस है, ये प्रोवाइड करता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स कन्वर्ट होते हैं पायरोवेट में, एंड दिस पायरोवेट कैन एक्ट एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ग्लूकोज। सो फैट्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन हम लोग पहले मेटाबॉलिज्म में ले चुके हैं। हमें इतनी इंफॉर्मेशन पता है कि जब स्टारवेशन कंडीशन होती है, जब बॉडी में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता, तो तब आपकी जो एडिपोज टिश्यूज में स्टोर्ड फैटी एसिड है, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ना सिर्फ उन प्रोसेसेस में एनर्जी यूज होती है, बल्कि यहाँ से निकलने वाली एनर्जी ब्रेन के लिए ग्लूकोज बनाने वाला जो प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसमें भी यूज होती है। ऐसे है ना। सो फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, इसमें हमने ये देखना है कि किस तरह से ये एडिपोज टिश्यूज फैटी एसिड्स को रिलीज करते हैं और कैसे सेल में जाके ये फैटी एसिड क्या चीज बनाते हैं? एनर्जी या फिर एटीपी। ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर है कि फैटी एसिड्स की मोबिलाइजेशन या रिलीज कैसे होता है फ्रॉम देयर स्टोर्स, और किस तरह से ये फैटी एसिड्स अल्टीमेटली क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ आ गया? सो फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म में हम ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास फैट्स के टोटल कितने सोर्सेस हैं। अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो वो किन किन सोर्सेज से फैट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, या उसके सिस्टम्स के अंदर, उसके सेल्स के अंदर कहाँ-कहाँ से फैट्स जो है वो ओरिजिनेट हो सकते हैं। सो अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं, तो सबसे पहला सोर्स हमारे पास फैटी एसिड का आता है डाइट, डाइटरी फैट्स, जिनको हम अपनी फूड के थ्रू इनटेक करते हैं, और ये बॉडी में जाकर यहाँ तो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और अगर ग्लूकोज या बाकी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं तो ये स्टोर हो सकते हैं। सो एक जरिया, एक सोर्स जहाँ से आपकी बॉडी को फैट्स मिलते हैं वो क्या है? डाइट, डाइटरी फैट्स। दूसरी तरफ है कि समटाइम्स आपके जो स्टोर्ड फैट्स हैं, ठीक है, स्टोरेज फैट्स, जो कि कहाँ पे स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यूज में, ये भी रिलीज होते हैं और एक सेल से दूसरे सेल में जाके एनर्जी बनाते हैं। सपोज इस टाइम पे आपका कोई सेल ए है जो कि एक्सट्रीमली स्टारवेशन कंडीशन में है, इसे ग्लूकोज भी नहीं मिल रहा, तो आपके जो एडिपोज टिश्यूज हैं वो क्या करेंगे? फैट्स को रिलीज करेंगे, बिकॉज इन्होंने फैट्स स्टोर ही इसलिए किए थे कि जब बॉडी में स्टारवेशन कंडीशन हो तो उस टाइम पे ये इन फैट्स को रिलीज करें। ये फैट्स ब्लड से ट्रेवल करते करते इस सेल तक जाएंगे और यहाँ पे जाके क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे? एनर्जी। तो समटाइम्स आपके सेल्स को जो फैट्स मिलते हैं वो डाइट से आते हैं, समटाइम आपके डिपॉजिट्स जो हैं, जो स्टोरेज साइट्स हैं, वहां से वो फैट्स आते हैं, और समटाइम इन फैट्स का सोर्स क्या होता है? प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन इन
one cell for transporting other. इसको अगर मैं लिखनी पे इसी तरह से लिखती हूँ और यहाँ पे बाकी 2 से 3 कंडीशंस भी लिख लेती हूँ कि एक कंडीशन वो मैंने बताई है कि आपके ब्लड में जो फैट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, जो एडिपोज टिश्यू से जो स्टोर्स थे वहां से ये फैट्स रिलीज हुए और किसी दूसरे सेल को एनर्जी की जरूरत थी, वहां जाके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो ब्लड में प्रेजेंट फैट्स का सोर्स यहाँ पे क्या है, स्टोरेज। समटाइम्स आपके जो ब्लड में फैट्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक्चुअली ब्लड में क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज आपने डाइट में इन फैट्स को इनटेक किया, ठीक है। ये फैट्स पैक हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन्स, लिपोप्रोटीन्स, और ये ट्रेवल करते हैं यहाँ से आपके टारगेट सेल्स का। सो समटाइम्स आपके जो ब्लड के अंदर फैट्स हैं उनका सोर्स क्या होता है, डाइट। और जो तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई है, तीसरा सोर्स मैंने डिस्कस किया है वो क्या है कि सपोज आपने अपनी डाइट में एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज का इंटेक किया, ठीक है। यहाँ पे मैं इस कंडीशन को लिखती हूँ, आपने एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज का इंटेक किया और ये ग्लूकोज आपकी एनर्जी नीड से बहुत ज्यादा है। सबसे पहले ये फूड लिवर में जाएगी, लिवर देखेगा कि इतना सारा ग्लूकोज आपने इंटेक कर लिया है, इतना तो बॉडी को चाहिए नहीं था। तो ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज की कुछ अमाउंट को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में, और बिकॉज ग्लाइकोजन एक खास कंसंट्रेशन, एक खास अमाउंट तक बॉडी में स्टोर हो सकता है, इससे ज्यादा स्टोर नहीं हो सकता, बिकॉज सेल जो है वो बर्स्ट कर सकते हैं, सेल की ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब हो सकती है। तो जहां तक वो उस ग्लूकोज को एडजस्ट कर सकता था इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसने किया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको किसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, फैट्स में, और इन फैट्स को ब्लड के थ्रू कहां पे भेजना शुरू कर देगा, एडिपोज टिश्यूज में, ताकि ये स्टोर हो सके। सो तीसरी कंडीशन आपके ब्लड में प्रेजेंट फैट्स की क्या है कि जब कोई एक सेल फैट्स को बनाता है फॉर द स्टोरेज इन अनदर सेल, यानी ये जो 3 सोर्सेज मैंने आपको बताया है ये किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके ब्लड के अंदर किन किन कंडीशंस के अंदर फैट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। या तो आपने फैट्स को डाइट पे लिया है तब, या फिर वो एडिपोज टिश्यू से किसी दूसरे टिश्यू को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वहां से रिलीज हुए हैं, तब वो ब्लड में होंगे। और तीसरी कंडीशन ये है कि वेल फेड स्टेट में लिवर के अंदर जो फैट्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी ब्लड के थ्रू एडिपोज टिश्यूज तक आते हैं। समटाइम्स किसी एक सेल में प्रोड्यूस होने वाले फैट्स वहां से निकल के ब्लड को एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज करते हुए अपने टारगेट या स्टोरेज सेल्स तक ट्रेवल करते हैं, ठीक है। सो ये 3 कंडीशंस हैं, 3 सिनेरियोज हैं जिनमें आपके ब्लड के अंदर क्या चीज प्रेजेंट हो सकती है, फैट्स प्रेजेंट हो सकती है। समझ आ गई है बात सबको? ओके। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डाइटरी फैट्स की प्रोसेसिंग को, ठीक है। इसके लिए अगर मैं स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप यहां से देख सकते हैं कि सपोज आपने अपनी डाइट में फैट्स को इनटेक किया तो वो अल्टीमेटली किस तरह से बॉडी में उनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, आप यहां से उस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। We all know कि जब भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आप लिपिड रिच फूड का इंटेक करते हैं तो सबसे पहला स्टेप वहां पे होता है एमल्सिफिकेशन, ठीक है। आपने अगर अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में लिपिड्स का इंटेक किया तो सबसे पहले यहाँ पे जो बाइल की सिक्रीशन है ये इन लिपिड्स को कन्वर्ट करती है माइसील्स में, ठीक है। और इन माइसील्स के ऊपर फिर एंजाइम्स एक्ट करते हैं लाइपेसेस, जो कि यहाँ से ब्रेक करते हैं, ग्लिसरॉल को अलग करते हैं और फैटी एसिड को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। यानी ओवरऑल अगर आप यहाँ पे लिपिड या ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉइड का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपके पास एक ग्लिसरॉल है,
फिर यहाँ पे आप लोगों के पास एक ग्लिसरॉल है और इस ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स अटैच हैं। ये डाइटरी लिपिड्स हैं, डाइटरी ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। अब मैंने ये कहा है कि इनके ऊपर डायरेक्टली लाइपेजेस एक्ट नहीं कर सकते, बल्कि पहला स्टेप हमेशा क्या होगा, माइसिन फॉर्मेशन, एमल्सिफिकेशन। बिकॉज जो आपके लाइपेज एंजाइम है वो डायरेक्टली इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, पहले आप लोग की माइसिन फॉर्मेशन करवानी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ अ सिक्रीशन जिसको कहा जाता है बाइल। सो हमेशा डाइटरी लिपिड्स में सबसे पहले एमल्सिफिकेशन के बाद माइसिन बनेंगे, उसके बाद इन माइसिन के ऊपर ये एंजाइम्स एक्ट करेंगे लाइपेजेस, और यहाँ पे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के दरमियान जो 3 बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं इनको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। सो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगी, ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये जो 3 फैटी एसिड्स हैं ये फैटी एसिड सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं R1 R2 R3 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि these are 3 different fatty acids जो कि प्रीवियसली ग्लिसरॉल की कार्बन नंबर 1, 2 और 3 के साथ अटैच, अब ये तीनों अलग हो चुके हैं। ये तो सबको पता है ना कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आपके जितने पॉलीमर्स हैं वो पहले सिंप्लीफाई होते हैं, उनकी मोनोसेक्राइड्स के अंदर कन्वर्जन होती है और उसके बाद आपके इंटेरोसाइट्स या जो इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स हैं वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं। सो सबसे पहले इनकी डाइजेशन होगी और डाइजेशन के बाद आपकी ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सेल्स हैं, इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स, ये क्या करेंगे, इनको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कहाँ पे चले गए हैं, इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स में, इंटेस्टाइन के सेल्स ने उन्हें यहाँ से अपटेक कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिया। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करती हूँ, सपोज ये आपका इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल है जिसने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अच्छा, अब इस सेल के अंदर आने के बाद क्या होता है कि आपके पास जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पहले ब्रेक हुआ था उसकी रीसिंथेसिस होगी, यानी यहाँ से एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी था कि लाइपेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करे, इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करे, बिकॉज अगर बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन एक दफा ये एब्जॉर्ब हो गया तो आपके इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स दोबारा से इनके दरमियान बॉन्ड बनवा के इसे कन्वर्ट कर देते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। और ना सिर्फ इसे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं बल्कि इसके साथ कुछ प्रोटीन्स को भी अटैच करवा देते हैं, यानी इस पूरे के पूरे लिपिड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, लिपोप्रोटीन। और ये कन्वर्जन एक्चुअली होती क्यों है, बिकॉज ये जो इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स हैं ये जैसे ही ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करेंगे और इनको रीसिंथेसाइज करवाएंगे, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इन्होंने इस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को ब्लड के थ्रू पास करवाना है, ब्लड में इनको भेजना है। जितनी भी फूड हम टेक करते हैं वो अल्टीमेटली ब्लड में जाती है ना, तो यहाँ पे भी आपकी ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने इस पोलर मीडियम यानी ब्लड में से पास करना है। एंड वी ऑल नो कि कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मीडियम में से पास नहीं कर सकता। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी यही कहते हैं ना कि हमेशा एक जैसे नेचर के, एक जैसे पोलैरिटी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के लिए एफिनिटी रखते हैं। सो इस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल इस नॉन पोलर लिपिड को इस पोलर मीडियम में से पास करवाने के लिए आपके जो इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स हैं वो इसकी पैकिंग करेंगे, ठीक है। इसको एक लिपोप्रोटीन के अंदर जो है वो पैक करना शुरू कर देंगे जिसमें ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कोर में चले जाएंगे
और जो प्रोटीन्स हैं वो सरफेस पे अटैच हो जाएंगे इस तरह। ठीक है, और ये जो लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है आपके पास, दिस इज कॉल्ड एज काइलोमाइक्रॉन। ठीक है, तो काइलोमाइक्रॉन्स ऐसे लिपोप्रोटीन्स हैं जो कि डाइट्री ट्राइएसाइलग्लिसरॉइड्स को कहां पे पास करवाते हैं? ब्लड में पास करवाते हैं। ठीक है, सो अब आपके पास जितना भी लिपिड आपने अपनी डाइट के थ्रू टेक किया था वो ब्लड में ट्रेवल करेगा इन दी फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन। तो मैं यहाँ से इस तरह से इसको ड्रॉ करूँ, दिस इज काइलोमाइक्रॉन। ट्रेवल कर रहा है थ्रू ब्लड। ओके, जब ये काइलोमाइक्रॉन ब्लड में से ट्रेवल कर रहा होता है तो समटाइम्स आपके कुछ सेल्स होते हैं, सपोज ये कोई सेल है उसको इस टाइम एनर्जी की जरूरत है, इसकी सरफेस पे एक रिसेप्टर है, एक एंजाइम है, और इस एंजाइम का नेम है लिपोप्रोटीन लाइपेज। ठीक है, ये लिपोप्रोटीन लाइपेज डिटेक्ट करेगा कि ब्लड में इस टाइम लिपोप्रोटीन अवेलेबल है, काइलोमाइक्रॉन अवेलेबल है। और कैसे डिटेक्ट करेगा? ये एफिनिटी शो करता है एक प्रोटीन के लिए, एंड द नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज एपोसी2। ठीक है, तो जब इससे पता चलेगा कि इस टाइम काइलोमाइक्रॉन्स ट्रेवल कर रही है, कैसे पता चलेगा? बिकॉज इसने इस एपोसी2 प्रोटीन को डिटेक्ट किया अपने एंजाइम की वजह से। सो ये फ्लोरी कोड में क्या करेगा? इस काइलोमाइक्रॉन्स में से लाइपेज एंजाइम है ना, लाइपेज एंजाइम का एक्शन अभी आप देख चुके हो कि लाइपेज एंजाइम क्या करता है? ट्राइएसाइलग्लिसरॉल को एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है, बट दिस टाइम वो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल कहां से आएगा? लिपोप्रोटीन। सो लिपोप्रोटीन के अंदर प्रेजेंट जो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल्स हैं, ये वाले, ये एंजाइम इस ट्राइएसाइलग्लिसरॉल के ऊपर एक्ट करेगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के दरमियान बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, और जो फैटी एसिड्स हैं उनको क्या कर देगा? इंटरनलाइज कर। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये जो काइलोमाइक्रॉन्स ब्लड में ट्रेवल कर रहे थे, इनके अंदर जो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल्स थे उनसे फैटी एसिड्स कहां पे चले गए? सेल्स तक, और जो बाकी आपके लिपिड्स हैं वो इस तरह से ही ट्रेवल करते करते अल्टीमेटली लिवर तक। ठीक है, सो लिवर इसकी बाकी प्रोसेसिंग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से आपने एक चीज कंक्लूड करनी है कि मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है, ये पाथवे क्लियर किया है जिसके थ्रू डाइट से जो फैटी एसिड्स हैं वो अल्टीमेटली एक सेल तक पहुंचते हैं, उस सेल तक जिसको उसकी जरूरत होती है। बायोकेमिकल कम्युनिकेशन पढ़ते हो आप लोग? कोई कोर्स है ऐसा? सिग्नलिंग, जो अब सपोज आपके पास मैं यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज ड्रॉ करने लगी हूँ और आपको ये पता है एडिपोज टिश्यूज के अंदर क्या चीज स्टोर है? फैट स्टोर है। सो अब हमें ये देखना है कि फैट्स ने कब और किस तरह से रिलीज होना है एडिपोज टिश्यूज से। वो स्टोर तो हुए हैं, ऑब्वियसली स्टोर होते रहते हैं, लेकिन जब बॉडी को जरूरत है तो तब बॉडी किस तरह से उनको वहां से मोबिलाइज या रिलीज करवाती है। तो सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि एडिपोज टिश्यूज से फैट्स हमेशा निकलेंगे जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा? लो। और अब आप मुझे बताओगे शेर अली कि लो ब्लड ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? अब्दुल्ला, सॉरी, इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन और ग्लूकागोन में कोई फर्क है? ग्लूकागोन आपके पास एक ऐसा रेगुलेटर है, एक ऐसा ग्लैंड है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ जो एसोसिएट होता है और जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करता रहता है, पैंक्रियाज। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है तो पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर देता है, और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो पैंक्रियाज एक और हार्मोन रिलीज करता है, द नेम ऑफ दिस हार्मोन इज ग्लूकागोन।
अब ये ग्लूकागोन क्या करता है, सबसे पहले आप इसकी जो प्रोडक्शन है उसकी रिजल्ट देखें। लो ब्लड ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर एनर्जी को मैनेज करने की कोशिश कर, ग्लूकोज को मैनेज करने की कोशिश कर, ठीक है। इस ग्लूकागोन के रिसेप्टर्स नॉर्मली 3 सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, 3 साइट्स के ऊपर प्रेजेंट, यानी जब भी ये रिलीज होगा, पैंक्रियाज इसे रिलीज करेगा, ये ब्लड में आएगा, और हमें पता है कि ब्लड में प्रेजेंट कोई भी चीज हर सेल तक जाती है, लेकिन सिर्फ 3 तरह के सेल्स हैं जो कि इसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और ऑब्वियसली ये सिर्फ वही सेल्स होंगे जिनके पास इस ग्लूकागोन के लिए क्या चीज प्रेजेंट होगी, रिसेप्टर। विदाउट रिसेप्टर कोई भी ग्लूकागोन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो कितने सेल्स हैं जिनके ऊपर ग्लूकागोन के रिसेप्टर्स हैं, 3 सेल्स हैं, और ये कौन कौन से सेल्स हैं, एडिपोज, मसल्स एंड लिवर। अब आप बड़े आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ग्लूकागोन इन तीनों सेल्स में जाके क्या करेगा, उसने ग्लूकोज मैनेज करना है ना। सबसे पहले लिवर और मसल्स में जहां पे ग्लाइकोजन के रिजर्व स्टोर होते हैं, उनको फोर्स करेगा कि ये क्या करें, ग्लाइकोजन को ब्रेक करें और क्या चीज प्रोड्यूस करें, ग्लूकोज, ठीक है। लिवर में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियसली लिवर यहाँ से रिलीज करके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करेगा, और मसल में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा उससे मसल सेल्स अपनी एनर्जी नीड्स खुद ही पूरी करेगा, क्योंकि मसल का काम ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना नहीं है। वहां पे जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो उन्होंने अपने लिए स्टोर किया हुआ था, वो ब्लड में रिलीज नहीं करेगा। तो पहला काम क्या किया इसने, ग्लूकागोन ने लिवर और मसल में जो ग्लाइकोजन के रिजर्व थे, जो ग्लाइकोजन स्टोर था, उसे हाइड्रोलाइज करा दिया, ब्रेक करा दिया, एनर्जी को मैनेज कर दिया। अब अगर फिर भी आपकी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई, तो अब ये क्या करेगा, लिवर के अंदर एक और प्रोसेस स्टार्ट करवाएगा, एंड द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। पहले इसने ग्लाइको जीनोलाइसिस के प्रोसेस को एक्टिव करवाया, ग्लाइकोजन को ब्रेक करवाया, उसके बाद अभी भी चूंकि ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो इसने ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करवाया। इसी तरह से मसल सेल से ये क्या करेगा कि जो यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद पायरोवेट प्रोड्यूस होगी, उस पायरोवेट को यहाँ से निकाल के कहाँ पे भेजेगा, लिवर में, ताकि लिवर उस पायरोवेट से क्या करवा सके, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और एडिपोज टिश्यूज में क्या करेगा, वहां पे जो स्टोर्ड फैट्स हैं उनको यहाँ से निकालेगा, लिवर में भेजेगा, लिवर इन फैटी एसिड से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और उस एनर्जी से कौन सा प्रोसेस ड्राइव करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी एक हार्मोन है आपका, और उसने इन तीनों सेल्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवा के, इन तीनों सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवा के वो सारे पाथवेज एक्टिव करवा दिए, जो कि अल्टीमेटली क्या करते हैं, एनर्जी को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ग्लूकोज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लिवर ग्लूकोनियोजेनेसिस की मशीनरी रखता है, मसल्स उसके प्रिकर्सर्स प्रोवाइड करेंगे, और एडिपोज टिश्यूज क्या चीज प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी। सो तीनों मिलकर ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने जो एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट की मोबिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ना है, इसका मतलब है कि हम ग्लूकागोन का इफेक्ट सिर्फ कहां पे पढ़ने जा रहे हैं, एडिपोज टिश्यूज, क्योंकि मैंने लेक्चर स्टार्ट करते ही आप लोगों से ये चीज कही थी कि फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म में हमने सिर्फ ये देखना है कि फैट्स अपने स्टोर्स या रिजर्व से रिलीज कैसे होते हैं और सेल में जाके एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ये बाकी पाथवेज हम पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी पढ़ चुके हैं, वो कैसे होगी, इसी तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस भी पढ़ चुके हैं कि वो किस तरह से होगी। अभी हमारा कंसर्न ये है कि इन स्टोर हाउस ऑफ फैट्स में से किस तरह से फैटी एसिड रिलीज होंगे और कैसे ये क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। सो क्यों है, अच्छा एक पॉइंट आप लोगों को याद है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स में हमने डिस्कस किया था कि फैट्स में ग्लूकोज के मुकाबले में डबल एनर्जी होगी, याद है।
उससे भी माइंड में रखना। हम मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे ना तो वहां पे इसको देखेंगे कि यस इनमें डबल एनर्जी है। और उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोबारा करोगे कि अगर लिपिड्स में डबल एनर्जी है तो फिर लिपिड्स को प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल यूज क्यों नहीं किया जाता। पेपर से पहले ये जरूर पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, हमें ये तो पता चल गया कि एक्चुअली ग्लूकागोन ने एडिपोज टिश्यूज से फैट्स को रिलीज करवाना, लेकिन अब हम वो प्रोसेस देखेंगे कि एक्चुअली किस तरह से एडिपोज टिश्यूज से फैट्स रिलीज होंगे ग्लूकागोन को सेंस करते हुए। ये सपोज आपके पास में एक एडिपोज टिश्यूज यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, उसका एक सेल एडिपोसाइट ड्रॉ करती हूँ। नॉर्मली इस एडिपोसाइट में फैट स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट ड्रॉपलेट। यहाँ पे सपोज आपके पास ट्राइग्लिसराइड स्टोर हुआ, यहाँ तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर देख सकते हो, या सिंपली मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देती हूँ इस फॉर्म में। ये आपके पास ब्लैक कलर में ग्लिसरॉल है, उसके साथ यहाँ पे ये फैटी एसिड ट्राइएसाइक्लिस, ठीक है। ये लिपिड ड्रॉपलेट की फॉर्म में स्टोर होते हैं एडिपोसाइट में या एडिपोज टिश्यूज में। अब एडिपोज टिश्यूज जब फैट्स को स्टोर करते हैं ना, तो वो फैट्स को बड़े एहतियात से कवर करके स्टोर करते हैं। इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि यहाँ से रिलीज ना हो। तभी हम कहते हैं ना कि जो ओबीज पर्सन्स हैं उनके लिए फैट्स को कम करना या वेट लॉस करना जो है वो एक चैलेंज है, क्योंकि फैट्स इतनी आसानी से अपने स्टोर से रिलीज नहीं होते। सो ये जो आपके पास यहाँ पे ट्राइएसाइक्लिसरोल्स जो कि एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर है, ये एक लिपिड ड्रॉपलेट की फॉर्म में स्टोर होते हैं। और इस ट्राइएसाइक्लिसरोल को यहाँ से रिमूव होने से बचाने के लिए, यहाँ से बाहर जाने के से बचाने के लिए ये इसके ऊपर कुछ कवर प्रोटीन्स भी लगा देते हैं। लाइक यहाँ पे आपके पास कुछ कवर प्रोटीन्स हैं, पेरिलाइपिन, ठीक है। और इन पेरिलाइपिन के ऊपर एक और प्रोटीन प्रेजेंट है which is CGI protein। ठीक है, तो इस तरह से आपके इस लिपिड ड्रॉपलेट को पेरिलाइपिन और सीजीआई प्रोटीन ने प्रोटेक्ट किया। आल्दो यहाँ पे आपके पास कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं जो कि ट्राइएसाइक्लिसरोल को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। जैसे एक एंजाइम है यहाँ पे एडिपोसाइड ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, जो कि इसको डिग्रेड कर सकता है। ये एक लाइपेज है, इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सकता है, बट ये इनएक्टिव है। जब तक पेरिलाइपिन और सीजीआई प्रोटीन्स इसको कवर करके रखेंगी तब तक ये एंजाइम क्या होगा, इनएक्टिव होगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे एक और एंजाइम है मोनोग्लिसराइड लाइपेज। ये भी एक लाइपेज है, ये भी इसकी हाइड्रोलाइसिस कर सकता है, बट स्टिल ये क्या है, इनएक्टिव। और थर्ड आपके पास एक लाइपेज जो है वो इस ड्रॉपलेट से बाहर वाली साइड पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, व्हिच इज हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, और इस टाइम ये भी इनएक्टिव है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया कि एक एडिपोसाइट के अंदर, एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट स्टोर है। ट्राइएसाइक्लिसरोल्स नॉर्मली स्टोरेज लिपिड्स होते हैं ना, पढ़ा था ना कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स में कि सम लिपिड्स आर स्ट्रक्चरल लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, और कुछ लिपिड्स स्टोरेज लिपिड्स होते हैं ट्राइएसाइक्लिसरोल। सो एडिपोज टिश्यूज में कौन से लिपिड्स स्टोर होंगे, ट्राइएसाइक्लिसरोल्स। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स नहीं होंगे बिकॉज वो तो स्टोरेज लिपिड्स है ही नहीं। ठीक है, सो ये जो बेसिक पॉइंट्स आप लोगों ने इससे पहले पढ़े हैं उनको अपने माइंड में बार बार जो है वो रिकॉल करते जाएं। तो जहां पे भी आपको एडिपोज टिश्यूज के अंदर जो लिपिड्स मिलेंगे वो कौन से होंगे, टीएजी, ट्राइएसाइक्लिसरोल। ये टीएजी इस लिपिड ड्रॉपलेट की फॉर्म में स्टोर होते हैं।
इसके अराउंड पेरिलाइटिन है, सीजीआई है जिसने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है फ्रॉम द 3 एंजाइम्स, एडिपोसाइड ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, मोनोग्लिसरॉल लाइपेज एंड हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। इन तीनों एंजाइम्स को ये इसके ऊपर एक्ट नहीं करने देती बिकॉज ये तीनों एंजाइम्स क्या है, इनएक्टिव। अब होता क्या है, जब ग्लूकागोन रिलीज होगा तो आपके इस एडिपोज टिश्यूज के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है व्हिच इज ग्लूकागोन रिसेप्टर, ठीक है, और इसके साथ एक प्रोटीन है एंड दिस प्रोटीन इज जी प्रोटीन। ऐसे रिसेप्टर जिनके साथ जी प्रोटीन एसोसिएट होती है उन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो ये भी एक तरह का कौन सा रिसेप्टर है, ग्लूकागोन का रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, यानी इसके साथ भी एक एसोसिएटेड प्रोटीन है और वो प्रोटीन कौन सी है, जी प्रोटीन। नॉर्मली तो ये प्रोटीन इस रिसेप्टर के साथ एसोसिएट होती है, लेकिन जैसे ही आपके ब्लड में ग्लूकागोन रिलीज होगा और ग्लूकागोन इस रिसेप्टर के साथ आगे बाइंड करेगा, इस टाइम पे जी प्रोटीन यहाँ से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है। सो पहला इवेंट आपके पास क्या है, बाइंडिंग ऑफ ग्लूकागोन विद ग्लूकागोन रिसेप्टर, और इसका इफेक्ट क्या हुआ है, सेपरेशन ऑफ जी प्रोटीन फ्रॉम दिस रिसेप्टर। सो जी प्रोटीन यहाँ से डिफ्यूज करके आगे मूव कर गई है टुवर्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई। इस प्रोटीन को मैं एक्टिव जाहिर करने के लिए इस तरह से शुरू कर, दिस इज एक्टिवेटेड जी प्रोटीन, जो कि एक्टिव कब हुई है, जब ग्लूकागोन अपने रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ। अब ये एक्टिवेटेड जी प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एंजाइम है एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज एडिनाइल साइक्लेज, यहाँ तक पहुंच गई है और एडिनाइल साइक्लेज को आके बताती है कि ग्लूकागोन और रिसेप्टर के दरमियान इंटरेक्शन स्टार्ट हो चुकी है, ग्लूकागोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे ही ग्लूकागोन रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, जी प्रोटीन यहाँ से रिमूव हुई और कहाँ तक आ गई, एडिनाइल साइक्लेज के पास, और एडिनाइल साइक्लेज को इसने क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। जैसे ही ये एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव होगा, एक्टिव होने के बाद सेल में से ये एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज करेगा और उसको कन्वर्ट करवा देगा किसमें, साइक्लिक एएमपी। एटीपी को किसमें कन्वर्ट करवा देगा, साइक्लिक एएमपी में। दिस साइक्लिक एएमपी इज इंट्रासेलुलर मैसेंजर, यानी ये साइक्लिक एएमपी अब जाके मल्टीपल प्रोटीन्स को बताएगा कि ग्लूकागोन रिसेप्टर के साथ अटैच हो गया, ठीक है, और उसमें से एक प्रोटीन आपके पास कौन सी है जिसको ये एक्टिव करेगा, दिस प्रोटीन इज प्रोटीन काइनेज ए। अगर दोबारा से इस पाथवे को देखें तो पहले आपके सेल में सिर्फ प्रोटीन काइनेज ए पड़ी हुई थी जो कि इनएक्टिव थी, साइक्लिक एएमपी अवेलेबल नहीं था, एटीपी पड़ा हुआ था, एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव नहीं था, जी प्रोटीन एक्टिव नहीं थी और रिसेप्टर पे ग्लूकागोन अटैच नहीं था। जैसे ही ग्लूकागोन रिसेप्टर पे अटैच हुआ, जी प्रोटीन एक्टिव हुई, डिसोसिएट हुई, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम तक पहुंची, एंजाइम ने सेल में से एक एटीपी को कन्वर्ट किया जिसमें साइक्लिक एएमपी, और साइक्लिक एएमपी में जाके इस प्रोटीन काइनेज ए को क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। बिकॉज दिस इज अ काइनेज एंड वी ऑल नो कि काइनेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं। सो अब इस प्रोटीन काइनेज ए ने दो प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करवानी है, जिसमें से एक प्रोटीन है आपके पास हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज और दूसरी प्रोटीन है पेरिलाइपेज। यानी प्रोटीन काइनेज जैसे ही एक्टिव हुई, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की क्या करवा देगी, ये फॉस्फोराइलेशन, और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही हार्मोन, अभी मैं सिर्फ पहले एंजाइम की बात कर रही हूँ, जैसे ही हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की फॉस्फोराइलेशन होगी, अब ये जाके इस लिपिड ड्रॉपलेट के साथ क्या हो जाएगा, अटैच।
तो यहाँ पे मैं इस एंजाइम को लिख देती हूँ थोड़ा सा, मोनोग्लिसराइड लाइपेज यहाँ पे, और जो आपका फॉस्फोराइलेटेड हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है वो यहाँ पे अटैच हो चुका है इन इट्स फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि प्रोटीन काइनेज ए ने जब फॉस्फोराइलेशन करवाई हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की, तो आफ्टर फॉस्फोराइलेशन दिस एंजाइम विल बाइंड विद द लिपिड ड्रॉपलेट और उसके साथ अटैच हो जाए। ठीक है, अब जो दूसरी प्रोटीन जिसकी इसने फॉस्फोराइलेशन करवाई है, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही प्रोटीन काइनेज ए आके पेरिलाइसिन की फॉस्फोराइलेशन करवाएगी, तो पेरिलाइसिन यहाँ से सीजीआई को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। और ये जो सीजीआई यहाँ से रिमूव हुई है, ये जाके एक्टिव करेगी इस एंजाइम के। नाउ पेरिलाइसिन ने मुझे छोड़ दिया, ठीक है, पेरिलाइसिन अब जो है वो क्या कर रही है, यहाँ से उसको मजीद कवर नहीं करेगी, तो ये सीजीआई प्रोटीन एडिपोसाइड ट्राइग्लिसराइड लाइपेज को एक्टिव करेगी। अब यहाँ से इस एंजाइम की एक्टिवेशन के बाद प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट हो गया। एडिपोसाइड ट्राइग्लिसराइड लाइपेज हमेशा ट्राइग्लिसराइड को एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है और इसमें से एक फैटी एसिड रिमूव करता है। यानी जैसे ही ये एंजाइम एक्टिव होगा, सब लोग प्लीज इधर देखिएगा, जैसे ही ये एंजाइम एक्टिव होगा, इसने सबस्ट्रेट यूज करना है डीएजी को, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल को, इस पूरे इंटैक्ट स्ट्रक्चर को, और इसमें से एक फैटी एसिड रिमूव करा देना है और आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगी। फैटी एसिड अलग हो गया और आपके पास यहाँ पे ग्लिसरॉल की दो पोजीशंस पे फैटी एसिड अटैच होगा। सो दिस स्ट्रक्चर इज, प्रीवियसली ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल था, अब ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल बन चुका डीएजी। ठीक है, इसमें कितने असाइल ग्रुप्स हैं, दो। एक फैटी एसाइल ग्रुप यहाँ से एंजाइम ने क्या कर दिया, रिमूव करा। अब एडिपोसाइड ट्राइग्लिसराइड लाइपेज इस पे मजीद एक्ट नहीं करेगा। सेकंड एंजाइम इज हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, जो कि सबस्ट्रेट यूज करेगा डाइएसाइल ग्लिसरॉल को, और इसमें से एक और फैटी एसिड क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, सो एक और फैटी एसिड यहाँ से रिलीज हो जाएगा और दूसरी तरफ आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी दिस विल बी मोनो असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, इस मोनो असाइल ग्लिसरॉल के ऊपर ये तीसरा एंजाइम एक्ट करेगा। ठीक है, और इसकी थर्ड पोजीशन से भी फैटी एसिड को रिमूव करा के ग्लिसरॉल को सेपरेट कर देगा और फैटी एसिड यहाँ से सेपरेट। सो इन तीन एंजाइम्स के एक्शन के बाद हुआ क्या है, आपके पास कि तीनों फैटी एसिड सेपरेट हो चुके हैं। लिपिड ड्रॉपलेट के अंदर जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल था, उसमें से ग्लिसरॉल अलग हो गया और बाकी तीनों फैटी एसिड अलग हो चुके। अब ये तीनों फैटी एसिड्स, अनिता रिकॉर्डिंग देख लो कहाँ तक कवर हो गया, ये मैं यूज कर सकती हूँ। ओके, यहाँ पे ये वाले साइड। ओके, अब ये जो तीनों फैटी एसिड्स है यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ये यहाँ से रिलीज होंगे एडिपोसाइट से, और इसके बाहर जो ब्लड वेसल है यहाँ पे आकर अगेन वही प्रॉब्लम, फैटी एसिड नॉन पोलर है और ब्लड क्या है, पोलर मीडियम है। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स को काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्म में ट्रेवल कर गए थे। पूरा एक ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल था ना जो काइलोमाइक्रॉन में पैक हुआ था, लेकिन जो फ्री फैटी एसिड्स हैं, इन फ्री फैटी एसिड्स को कैरी करने के लिए आपकी सीरम एल्ब्यूमिन की काफी है। एक सीरम एल्ब्यूमिन के साथ 4 फ्री फैटी एसिड अटैच हो सकते हैं। ठीक है, सो अब आपकी ये कैरियर प्रोटीन सीरम एल्ब्यूमिन इन फैटी एसिड्स को कैरी करेगी, ब्लड में से इसको ट्रेवल करवाएगी और उस टारगेट सेल तक भेज देगी जिसको इस टाइम किसकी जरूरत है, फैटी एसिड की जरूरत है।
टारगेट सेल सपोज आपके पास ये सेल है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल है, तो यहाँ से ये फैटी एसिड सेल के अंदर एंटर हो जाए। क्लियर हुआ कि एडिपोज किस तरह से स्टारवेशन कंडीशन में उस सेल को जिसको फैटी एसिड या एनर्जी की जरूरत है वहां तक फैटी एसिड कैसे पहुंचाते हैं, ग्लूकागॉन के रिस्पांस में कैसे फैटी एसिड रिलीज होंगे और कैसे टारगेट सेल तक पहुंचेंगे। इज इट क्लियर? बच्चों स्लाइड से आप लोग एटीपी और साइक्लिक एएमपी में जरा डिफरेंस भी क्लियर कर लें। ठीक है, ये आपके पास फुल फ्लैश एटीपी का स्ट्रक्चर है जिसमें यू हैव राइबोज, शुगर, एडेनिन एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। जब एंजाइम एडेनाइन साइक्लेज इसके ऊपर एक्ट करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो यहां से 2 फॉस्फेट ग्रुप्स रिमूव करेगा, एटीपी को कन्वर्ट करेगा एएमपी में। लेकिन जो एएमपी ये प्रोड्यूस करता है वो सिंपल एएमपी नहीं होता बल्कि साइक्लिक एएमपी होता है। इट मींस कि जो एक फॉस्फेट ग्रुप अब यहां पे बचेगा, इस एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ 2 कार्बन एटम जो है वो बॉन्ड बना होता है, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 3। सो एक तरह का ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सिंपल जो आपके पास एएमपी है, सिंपल जो आपके पास मोनोफॉस्फेट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, उनमें हम हमेशा कहते हैं कि राइबोज की 5th कार्बन के ऊपर फॉस्फेट अटैच है। लेकिन जो साइक्लिक एएमपी है इसमें राइबोज की 5th कार्बन के साथ साथ 3rd कार्बन भी उस फॉस्फेट को शेयर करती है। सो ये एक तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसको हम नॉर्मल एएमपी से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं कि जो ग्लिसरॉल पीछे बचा है सेल के पास, उस ग्लिसरॉल की क्या वेट है और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स फैटी एसिड एक्टिवेशन। जो ग्लिसरॉल इस टाइम एडिपोज टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है, जो पीछे बच गई है, इस ग्लिसरॉल के ऊपर फर्दर 2 से 3 एंजाइम्स एक्ट करते हैं, जिसमें पहला एंजाइम जो एडिपोज टिश्यूज के पास प्रेजेंट है, दिस इज ग्लिसरॉल काइनेज। ठीक है, जो कि इस ग्लिसरॉल की फॉस्फोराइलेशन करवाएगा। ठीक है, और इसे कन्वर्ट करेगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। समटाइम्स आप लोगों को बुक में एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट लिखा मिलेगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है दिस सेंट्रल, तो उससे आपके पास जो है OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा और हाइड्रोजन राइट साइड पे होगा। ठीक है, सो सिंपल आप ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट या एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट दोनों को कंसीडर करें। अब इस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करता है जो कि आपने ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब पढ़ी थी तो वहां पे भी उस एंजाइम को डिस्कस किया था। ठीक है, सो दिस एंजाइम इज सेकंड एंजाइम इज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अगर यहाँ पे सेकंड कार्बन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है और दूसरा ग्रुप कौन सा है, OH। सो ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज है, दिस इज एन डी-लिंक्ड एंजाइम। ठीक है, सो ये इस ग्लिसरॉल को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी इसका ये जो सेंट्रल कार्बन है, सेकंड कार्बन, यहाँ से एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिमूव करेगा, दिस वन, और ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा किसको, NAD+ को, और उससे रिड्यूस करेगा NADH+। सो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद ये ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो जाएगी इनटू, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है क्या है, मुझे बताएं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 3 कार्बन शुगर विद अ कीटो ग्रुप और फॉस्फोराइलेटेड है। ये स्ट्रक्चर सब आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होंगे।
डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट which is an intermediate of glycolysis, जो कि बड़े आराम से एक एंजाइम के थ्रू ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज के रिएक्शन के बाद कन्वर्ट हो सकती है, अपने फंक्शनल ग्रुप को स्विच कर सकती है फ्रॉम कीटो टू एल्डो और चेंज हो सकती है इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, जो कि इसे फर्दर मेटाबोलाइज कर सकता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, सो इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू जो ग्लिसरॉल आपके पीछे एडिपोज टिश्यूज या एडिपोसाइट में बचा था वो कहीं वेस्ट नहीं होगा, बल्कि वो ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो सकता है और एडिपोसाइट से क्या चीज बना सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं या उसे इस ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट को किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। समझ आ गई? ठीक है, सो ये ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का कंप्लीट मेटाबॉलिज्म हमने देख लिया कि उसमें से तीनों फैटी एसिड निकल के किसी सेल में चले गए और जो ग्लिसरॉल उसके पास था वो अल्टीमेटली G3P में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम उस स्टारवेशन में जो सेल था, जो बेचारा भूखा था, जिसे एटीपी चाहिए थे, जिसे फैटी एसिड चाहिए थे, जब वहां तक फैटी एसिड पहुंचे हैं तो वो उनके साथ क्या सलूक करता है वो देखिए। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज ने तो अपने फैटी एसिड रिलीज कर दिए, अब हम देखेंगे उस सेल का मेटाबॉलिज्म जहां पे फैटी एसिड एक्चुअली इस टाइम आए। सपोज ये आपके पास कोई सेल था जिसने अपने स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ब्लड में से उन 3 फैटी एसिड्स को क्या किया, इंटरनलाइज किया। जो एडिपोज टिश्यू से आए थे वो तीनों फैटी एसिड इस सेल के अंदर है। अब ऑब्वियसली सेल ने इन फैटी एसिड को यूज करना है और उनसे क्या चीज निकालनी है, एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी एक्चुअली किस तरह से बने ये हम देखेंगे इस प्रोसेस। सेल के अंदर आने के बाद सबसे पहला जो स्टेप आपके पास होगा, दिस इज एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो जो बायोएनर्जेटिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिएगा कि अगर हम किसी स्टेबल मॉलिक्यूल को उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज करते हैं, उसे अनस्टेबल करते हैं, तो वो इमीडिएटली क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, अपना स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर सकता है, बिकॉज वो क्या करेगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो अभी जो फैटी एसिड्स आपके सेल में आ रहे हैं, दे आर हाईली स्टेबल। इन फैटी एसिड्स का अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं तो ये आपके पास इस तरह का फंक्शनल ग्रुप है ना, कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और उसके साथ हाइड्रोकार्बन चेन है। पाल्मिटिक एसिड भी हो सकता है, स्टीयरिक एसिड भी हो सकता है, ओलिक एसिड भी हो सकता है। याद आ रहे हैं लिपिड्स। ये स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड जो पहले ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड बना के ईस्टर लिंकेज में प्रेजेंट थे, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स के फॉर्म में प्रेजेंट थे, अब वो बॉन्ड तोड़ चुके हैं और किसी सेल में आए हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल, तो सेल सबसे पहले इनको एक्टिवेट करेगा, इनको अनस्टेबल करेगा, इनका एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई कर देगा, ताकि ये अनस्टेबल होने के बाद अपने स्ट्रक्चर को क्या करना शुरू कर दें, ब्रेक कर दें। ये हम सबको पता है कि हमेशा किसी अनस्टेबल स्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे एटीपी का स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखो, एटीपी अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ना, इसीलिए जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है वो ब्रेक हो जाता है, बिकॉज वो तो पहले से ही वेट कर रहा होता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आए, उसके ऊपर अटैक करे, उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो और वो अनस्टेबल से कहां कन्वर्ट हो जाए, स्टेबल स्ट्रक्चर। इसी तरह से आप सेल्स के अंदर इन आने वाले फैटी एसिड्स को पहले एक्टिव करोगे, उन्हें अनस्टेबल करोगे, उनमें एक ऐसा बॉन्ड बनवाओगे जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड है, ताकि बाद में जब एंजाइम्स उसके ऊपर अटैक करें या न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो तो इनकी इजीली ब्रेक डाउन हो सके।
So the very first step after the entry of these fatty acids into the cell is the activation of fatty acids. ठीक है, और ये एक्टिवेशन कैसे होती है? इस एक्टिवेशन के प्रोसेस के बाद आपके फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं. फैटी एसिड्स पहले रिएक्ट करते हैं विद कोएंजाइम A. ठीक है, नीचे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी बता देती हूँ. और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? फैटी असाइल कोएंजाइम. अगर मैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को शायद ज्यादा बेहतर ये बात समझ आ जाएगी कि ये एक सिंपल फैटी एसिड जो कि एक हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर है. सेल में आने के बाद ये रिएक्ट करता है विद कोएंजाइम A. ठीक है, और कन्वर्ट हो जाता है इनटू फैटी असाइल कोएंजाइम A. शायद कुछ बच्चे यहाँ से उस पॉइंट तक पहुंच चुके होंगे जो मैं बताना चाह रही हूँ. आप लोग को याद होगा कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनती है पायरुवेट, वो भी स्टेबल प्रोडक्ट थी और वो टीसीए साइकिल में ऐसे नहीं जाती थी, हमेशा किसमें कन्वर्ट होती थी? एसिटाइल कोएंजाइम में. यहाँ पे भी आपके पास फैटी एसिड स्टेबल प्रोडक्ट है और ये पहले कोएंजाइम A के साथ रिएक्ट करके फैटी असाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होते. बिकॉज हमने बायोएनर्जेटिक्स में एक चीज पढ़ी थी कि आपके जितने थायोईस्टर्स होते हैं उनका एनर्जी लेवल क्या होता है? हाई होता है. याद है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस एटीपी से ज्यादा होती है और उसमें आपने थायोईस्टर्स भी पढ़े. ठीक है, तो इस तरह से इस फैटी एसिड का कोएंजाइम A के साथ बॉन्ड बनने के बाद आपके पास एक थायोईस्टर बनेगा एंड दिस थायोईस्टर इज अनस्टेबल और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि बड़े आराम से न्यूक्लियोफिलिक अटैक के रिस्पांस में अपना स्ट्रक्चर क्या कर सकता है? ब्रेक कर सकता है. तो सेल में आने के बाद कभी भी फैटी एसिड डायरेक्टली कैटाबॉलिक पाथवेज में एंटर नहीं होंगे, बल्कि सबसे पहले वो कन्वर्ट होंगे किसमें? फैटी असाइल कोएंजाइम में. उसके बाद कैटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा. सो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें इस रिएक्शन को समझना है. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A का बनना देखा था, उसको समझा था, उसी तरह से हम इस एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड या कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू द फैटी असाइल कोएंजाइम A, ये कौन सा एंजाइम करा रहा है, कितने स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है, पहले इस स्टेप को पढ़ेंगे और उसके बाद फैटी एसिड को डिग्रेड या इनकी कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस स्टार्ट होगा. सो जैसे ही फैटी एसिड सेल के अंदर आए, दोबारा से मैं स्टार्ट करती हूँ. जैसे ही फैटी एसिड सेल के अंदर आए, साइटोसोल ऑफ सेल में एक एंजाइम है, मुझे सिर्फ ये एंजाइम का रिएक्शन करवा लेने दे, बाकी प्रोसेस हम आगे करेंगे. ठीक है, एक्टिवेशन वाला स्टेप पर सेल के साइटोसोल में एक एंजाइम है और इस एंजाइम में एक्चुअली करना क्या है? एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स या इन अदर वर्ड्स फैटी एसिड्स का रिएक्शन करवाना है विद कोएंजाइम में और उन्हें कन्वर्ट करना है फैटी असाइल कोएंजाइम A. इसके लिए आपके पास एक एंजाइम है एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज, यहां पे मैं एंजाइम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ. दिस एंजाइम इज फैटी असाइल कोएंजाइम A सिंथेटिक. ठीक है, इस एंजाइम में फैटी एसिड को फैटी असाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट तो करना है, लेकिन ये एक स्टेप में नहीं करेगा, दो स्टेप्स में करेगा. पहले स्टेप में इस फैटी एसिड का रिएक्शन करवाएगा. स्टेप नंबर 1 लिख रही हूं मैं यहाँ पे. इस फैटी एसिड को यूज करेगा और इसका रिएक्शन करवाएगा विद एटीपी. ठीक है, यानी एटीपी की एनर्जी को यूज करते हुए ये उस एनर्जी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएगा. ऑब्वियसली आपने इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज करना है, इसको अनस्टेबल करना है, तो कोई सोर्स ऑफ एनर्जी भी तो होगा ना जहां से आप एनर्जी लेके इसमें इंट्रोड्यूस कराओगे.
सो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? एटीपी। यहाँ पे आपके पास एटीपी के स्ट्रक्चर में सपोज राइबोस, एडेनिन, and then you have 3-phosphate. अब होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, ये वाला फैटी एसिड्स में ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कंडक्ट करेगा ऑन दिस पोजीशन ऑफ एटीपी, एंड वी ऑल नो कि जहां भी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कंडक्ट करता है इन दोनों का बॉन्ड बन जाता है, दरमियान वाला स्ट्रक्चर वहां से रिलीज हो जाता है। सो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी स्टेप नंबर 1 में, ये पायरोफॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो जाएगी, जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगी हूँ। ठीक है, ये पायरोफॉस्फेट अलग हो गई और इसके साथ आपके पास ये जो एटीपी का स्ट्रक्चर था, राइबोस, एडेनिन, और इस फॉस्फेट के ऊपर अटैक किया था ना उसने, इस सोइस ग्रुप ने इस फॉस्फेट पे अटैक कंडक्ट किया था। सो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है, O C डबल बॉन्ड। दिस इज फैटी असाइड एडिनाइलेट। एडिनाइलेट का वर्ड हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट AMP। ठीक है, सो फैटी एसिड किसके साथ अटैच हो गया? एडिनाइलेट के साथ, AMP के साथ। सो पहले स्टेप के अंदर आपके एंजाइम ने अपनी एक साइड पे, अगर इस एंजाइम का स्ट्रक्चर हम देखें, यहाँ से देखें, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें, तो आपका ये जो एंजाइम था इसकी एक एक्टिव साइट में प्रेजेंट था फैटी एसिड, ठीक है, यहाँ पे, और दूसरी एक्टिव साइट के साथ अटैच था एटीपी, राइबोस, एडेनिन, ठीक है, यहाँ से अटैक कंडक्ट हुआ इस साइड पे, पायरोफॉस्फेट रिलीज हो गया, और पायरोफॉस्फेट के रिलीज होने के बाद ये जो आपके पास असाइल ग्रुप है ये इसके साथ अटैच हो गया एट दिस पोजीशन। तो ये साइड क्या हो गई? फ्री हो गई। अब आपकी एंजाइम के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच है? फैटी असाइल एडिनाइल। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आपकी इसी साइड के ऊपर ये जो फ्री साइड हुई है यहाँ पे आके अटैच होगा कोएंजाइम ए। ठीक है, कोएंजाइम ए यहाँ पे आके अटैच होगा, और कोएंजाइम ए के अटैचमेंट के बाद क्या होगा कि आपका ये कोएंजाइम ए, इसका जो एसएच ग्रुप है, थायोल ग्रुप है, ठीक है, ये थायोल ग्रुप अब अटैक कंडक्ट करेगा ऑन दिस कार्बन एटम। ठीक है, इसका मतलब है कि ये थायोल ग्रुप इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो कार्बन इस AMP के साथ जो उसका बॉन्ड है उसे क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। समझ आई ना मेरी? वहां पे ड्रॉ हो जाएगा। सेकंड स्टेप में सपोज करें कि ये इंटरमीडिएट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ ही अटैच है, और एंजाइम की दूसरी एक्टिव साइट के ऊपर एक दूसरा ग्रुप आके अटैच करता है, एंड दिस ग्रुप इज कोएंजाइम ए। ठीक है, इन स्टेप नंबर बी, इन सेकंड स्टेप, जैसे ये कोएंजाइम ए जो है वो फैटी असाइल एडिनाइलेट को अप्रोच करेगा, तो इसका ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक कंडक्ट करेगा। अभी जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि जिन दो ग्रुप्स के दरमियान अटैक होता है उनके दरमियान बॉन्ड बनता है, और उसके अलावा जितने ग्रुप्स होते हैं वो वहां से क्या हो जाते हैं? डिसएग्री। तो ये जो आपके पास AMP का स्ट्रक्चर है, एडिनाइलेट का स्ट्रक्चर है, ये रिमूव हो जाएगा, और ये फैटी असाइल ग्रुप यहाँ से बॉन्ड बना लेगा विद द थायोल ग्रुप ऑफ कोएंजाइम A। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी
उसमें यहाँ से AMP सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपके पास कोएंजाइम A है, इसमें ये वाला जो कार्बन है दिस विल मेक बॉन्ड विद सल्फर जिसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक कंडक्ट किया था, एंड देन कोएंजाइम A, इसको हम एज इट इज, दिस इज फैटी एसिड कोएंजाइम A। ठीक है, समझ आ गई? ये दो स्टेप्स के अंदर हुआ। अब दूसरी तरफ आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, एक प्रोडक्ट तो आपने देखी इंटरमीडिएट, पहले आपके पास जो है वो इसी एंजाइम में फैटी एसिड कोएंजाइम में सिंथेज जो एंजाइम है जिसका नेम अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, तो इस एंजाइम ने सबसे पहले रिएक्शन करवाया है किस किस के दरमियान, मुझे आवाज आनी चाहिए, किन दो ग्रुप्स के दरमियान रिएक्शन करवाया, फैटी एसिड और एटीपी, फैटी एसिड और उसके साथ दूसरी तरफ आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल था, एटीपी। इनका ये वाला जो फैटी एसिड का न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे रिएक्ट किया, पायरोफॉस्फेट यहां से रिलीज हो गया और आपके पास इंटरमीडिएट बना फैटी एसाइल एडिनाइलेट जो कि एंजाइम के साथ अटैच है। अब इसी फैटी एसाइल एडिनाइलेट के ऊपर इसी एंजाइम ने दूसरे रिएक्टेंट का रिएक्शन करवाया जिसमें सल्फर न्यूक्लियोफाइल है और कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है। तो जब इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा तो इट मींस कि इस कार्बन ने बॉन्ड बनाना है विद सल्फर, जिसके लिए इसको ये वाला बॉन्ड इस एडिनाइलेट के साथ क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। सो एडिनाइलेट विल बी रिलीज्ड और आपके पास यहाँ पे ये जो फैटी एसाइल ग्रुप है ये अटैच हो जाएगा विद कोएंजाइम A, ऑब्वियसली बॉन्ड बनाने के लिए अपना हाइड्रोजन रिमूव करेगी और यहाँ से आपके पास जो स्पीशी बनेगी दिस इज फैटी एसाइल कोएंजाइम A। ये आपके पास एक प्रोडक्ट बन गई। जो दूसरी प्रोडक्ट है पायरोफॉस्फेट, ये भी एज इट इज नहीं रहेगी, इसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करेगा व्हिच इज इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज, जो कि यहां से इनके दरमियान बॉन्ड ब्रेक करेगा। इट मींस के पायरोफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास इस तरह से दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना, ये सेपरेट हो जाएगा और इसी तरह से आपका जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी सेपरेट, यानी पहले इन दोनों के दरमियान बॉन्ड था, अब बॉन्ड ब्रेकेज के बाद ये मॉलिक्यूल अलग हो गया और ये मॉलिक्यूल अलग हो गया। तो आपके पास टू मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर हो गया? इन दोनों रिएक्शंस की अगर आप फ्री एनर्जी देखो तो आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है फैटी एसाइल कोएंजाइम में, इसकी फॉर्मेशन की जो फ्री एनर्जी है दिस इज -15 किलोजूल पर मोल, यानी ये रिएक्शन रिवर्स भी जा सकता है, फ्री एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, ये रिएक्शन वापस भी जा सकता है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि फैटी एसिड से सिर्फ एनर्जी नहीं ले, फैटी एसिड हमेशा एक्टिव रहे, बिकॉज अगर वो एक्टिव रहे तो तभी ब्रेक होंगे, उस केस में ये जो सेकंड रिएक्शन है ये इसके साथ कपल्ड होगा और यहाँ से जो फ्री एनर्जी निकलेगी विच इज अबाउट -20 आई गेस किलोजूल पर मोल, और इन दोनों केमिकल रिएक्शन को जब आप ऐड करते हो, सम करते हो, तो उस केस में आपके पास एनर्जी आती है -34 या 35 किलोजूल पर मोल। यानी ओवरऑल इन दोनों एंजाइम्स की वजह से आपका ये केमिकल रिएक्शन हाईली इरिवर्सिबल बन जाएगा, यानी जब भी फैटी एसिड सेल में आएंगे हमेशा वो एक्टिवेटेड फॉर्म में ही जाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा और उनको एक्टिव करेगा और यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर इनकी एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस -34 किलोजूल पर मोल है तो दीज आर हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल, एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, तो ये बड़े आराम से आगे जो एंजाइम्स इनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे ये ब्रेक हो जाए।